नमस्कार। आज हम बंगाल की एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। शीर्षक है संपूर्णता की चाह रखने वाला व्यक्ति, द मैन हु विश टू बी परफेक्ट। ये कहानी लाल बिहारी डे के संग्रह से है। काफी जाना माना संग्रह है वो। हाँ, तो आज हम इस कहानी की परतों को खोलेंगे। इसमें वादे हैं, त्याग है, भाइयों का प्यार, और वो चालाकी बनाम बुराई वाली बात भी। हाँ, और सबसे खास वो संपूर्णता या सिद्धि पाने की तलाश। शीर्षक ही अपने आप में काफी सोचने पर मजबूर करता है ना। बिल्कुल। आखिर ये संपूर्णता होती क्या है और इसे पाने की चाहत क्या करवा सकती है? सही। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा थे, सब कुछ था उनके पास, लेकिन संतान नहीं थी। हाँ, और राजा को इसका बहुत दुख था। तो एक दिन क्या हुआ, एक पहुंचे हुए धार्मिक भिक्षुक उनके महल में आए। अच्छा। भिक्षुक ने राजा की उदासी देखी, कारण पूछा और फिर एक प्रस्ताव रखा। कहा कि वो रानी को एक ऐसी दवा दे सकते हैं जिससे जुड़वां बेटे होंगे। अरे वाह, ये तो कमाल की बात थी राजा के लिए। बिल्कुल, लेकिन एक शर्त थी, और शर्त बहुत बड़ी थी। अच्छा, क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि राजा को वचन देना होगा कि उन जुड़वां बेटों में से एक बेटा वो भिक्षुक को सौंप देंगे। ओहो, ये तो बहुत मुश्किल सौदा है। ये लोक कथाओं का एकदम क्लासिक मोड है। हाँ, हाँ, कोई गहरी इच्छा, जैसे यहाँ संतान की चाह, वो आपको ऐसे समझौतों के लिए मजबूर कर देती है जिनके नतीजे बहुत दूर तक जाते हैं। सही। वादा करना शायद उस पल आसान लगे, पर उसका वजन पूरी कहानी का रुख तय कर देता है। ये कहानी की नींव है एक तरह से। हाँ, और उस वक्त राजा के लिए शायद संतान से बढ़कर कुछ नहीं था। उन्होंने फौरन हाँ कर दी, शर्त मान ली। रानी ने दवा ली और समय आने पर 2 स्वस्थ सुंदर जुड़वां राजकुमार पैदा हुए। महल में तो जैसे बाहर आ गई। जाहिर है, खुशियां ही खुशियां। हाँ, राजकुमार बड़े होने लगे, 5 साल के हो गए, लेकिन वो भिक्षुक नहीं आया। अच्छा, गायब। हाँ, तो राजा रानी ने सोचा चलो शायद वो बूढ़ा भिक्षुक अब रहा ही नहीं, और वो उस वादे के बोझ से आजाद हो गए, ऐसा उन्होंने मान लिया। ये राहत अक्सर बस कुछ पल की होती है। लोक कथाएं यही तो सिखाती हैं। वादे, खासकर ऐसे रहस्यमयी वादे, वो अपना वक्त आने पर याद आ ही जाते हैं। बिल्कुल, भूलने से खत्म नहीं होते वो। कहानी में टेंशन बनाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। मान लो खतरा टल गया, पर वो तो बस इंतजार कर रहा होता है। और बिल्कुल वही हुआ। जब राजकुमार पूरे 16 साल के हो गए, एकदम जवान। 16 साल? हाँ, तो एक दिन अचानक वही भिक्षुक महल के दरवाजे पे आ खड़ा हुआ और राजा को उनका वो सालों पुराना वादा याद दिलाया। ओहो, अब आई मुसीबत। राजा रानी के तो होश उड़ गए, पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस डर को वो भूल चुके थे, वो एकदम सामने खड़ा था। अब क्या करें? महल में दुख छा गया। सबसे मुश्किल सवाल, कौन जाएगा? दोनों राजकुमार जो एक दूसरे के सहारे पले बड़े थे, अब बड़े हो गए थे। दोनों ने ही गजब का त्याग दिखाया। छोटा भाई बोला, भैया आप बड़े हैं, पिताजी का गर्व है, आप राज्य का भविष्य हैं, आप रुकिए, मैं जाऊंगा भिक्षुक के साथ। वाह। लेकिन बड़ा भाई बोला, नहीं, तुम छोटे हो, माँ की आंखों के तारे हो, तुम्हारा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है, मैं जाऊंगा। ये सीन बड़ा मार्मिक है। भाईचारा, कर्तव्य, सब कुछ है इसमें। हाँ, ये सिर्फ प्यार नहीं है, ये जिम्मेदारी का एहसास भी है। और दोनों अपनी जगह सही हैं। यही चीज इसे और मुश्किल बना देती है। शाही कर्तव्य और व्यक्तिगत त्याग दोनों आमने सामने हैं। बिल्कुल। आखिरकार तय हुआ कि बड़ा राजकुमार ही जाएगा। तो जाने से पहले उसने महल के आंगन में एक छोटा सा पौधा लगाया और अपने छोटे भाई माता पिता से कहा, हाँ, ये पेड़ मेरे जीवन का प्रतीक है। जब तक ये हरा भरा रहे, समझना मैं ठीक हूं। अगर ये मुरझाने लगे तो समझना मैं किसी मुश्किल में हूं। अच्छा। और अगर ये पूरा सूख जाए तो समझ लेना कि मैं नहीं रहा। ओहो, ये जीवन सूचक पेड़ ये लोक कथाओं में बहुत बहुत पावरफुल सिंबल होता है। हाँ, ये दूर बैठे लोगों को खबर देता रहता है। कहानी में एक रहस्य और चिंता बनी रहती है। ये सिर्फ कोई जादुई चीज नहीं है, ये भाइयों के बीच का वो अटूट बंधन है ना, उसका सबूत है। सही कहा। दर्शक या श्रोता भी पेड़ पर नजर रखते हैं। बिल्कुल, कहानी से जुड़ाव बनता है इससे। तो बड़ा राजकुमार भिक्षुक के साथ चल पड़ा अनजान सफर पर। रास्ते में जंगल आया। वहां उन्होंने देखा कुछ कुत्ते के पिल्ले अपनी माँ के साथ खेल रहे थे। उनमें से एक पिल्ले ने अचानक अपनी माँ से कहा, माँ,
मैं इस राजकुमार के साथ जाना चाहता हूँ। अरे खुद से? हाँ, राजकुमार को भी अकेला लग रहा था। उसने खुशी खुशी पिल्ले को साथ ले लिया। फिर थोड़ा आगे चले तो एक ऊंचे पेड़ पर बाज के बच्चे दिखे। अच्छा। उनमें से एक ने भी यही इच्छा जताई, अपनी माँ से कहा मुझे राजकुमार के साथ जाना है। राजकुमार ने उसे भी साथ रख लिया। ये आ गए सहायक जानवर, हेल्पिंग एनिमल्स। हाँ, ये लोक कथाओं का बहुत जरूरी हिस्सा है। ये सिर्फ साथी नहीं होते, अक्सर कहानी में आगे जाकर बहुत मदद करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, कोई राज बताते हैं। इनका राजकुमार से जुड़ना ये एक संकेत है कि सफर मुश्किल होगा, पर वो अकेला नहीं है। ये जानवर जरूर कुछ करेंगे आगे। हाँ, ये बात तो है। खैर वो चलते रहे। जंगल गहरा होता गया और आखिरकार वो पहुंचे भिक्षुक की कुटिया पर। पत्तों से बनी एक बिल्कुल साधारण सी कुटिया। अच्छा, जंगल के बीच में? हाँ। भिक्षुक ने राजकुमार से कहा, अब तुम्हें यहीं रहना है। तुम्हारा काम है रोज सुबह मेरे लिए पूजा के फूल लाना। बस यही काम? हाँ, मुख्य काम यही। तुम जंगल में कहीं भी घूम सकते हो, आजाद हो, सिवाय एक दिशा के, उत्तर। आ गया वो मोड़। हाँ, भिक्षुक ने कहा, याद रखना, भूल कर भी उत्तर दिशा में मत जाना, वरना बहुत बुरा होगा। ये निषिद्ध दिशा, फॉरबिडन डायरेक्शन, ये तो मतलब लोक कथाओं का हिट फॉर्मूला है। बिल्कुल। ये लगभग तय होता है कि हीरो जाएगा ही उधर। सवाल ये नहीं कि जाएगा या नहीं, सवाल ये कि कब और क्यों जाएगा। हाँ। ये चेतावनी टेंशन पैदा करती है और हीरो के कैरेक्टर का टेस्ट भी लेती है, डिसिप्लिन या क्यूरियोसिटी। और हुआ भी वही। राजकुमार रोज सुबह फूल लाता, फिर दिन भर भिक्षुक कहीं चला जाता, शाम को लौटता। अच्छा, भिक्षुक गायब रहता था? हाँ, तो राजकुमार अपने कुत्ते और बाज के साथ जंगल में घूमता, शिकार भी करता। एक दिन उसने एक बहुत सुंदर हिरण देखा। तीर चलाया, तीर लगा भी, लेकिन घायल हिरण भागा। और किधर भागा? उत्तर की तरफ। बिल्कुल, उत्तर दिशा की ओर। शिकार के जोश में राजकुमार भिक्षुक की चेतावनी बिल्कुल भूल गया और तेजी से हिरण के पीछे भागा। हो गया काम, चला गया वर्जित दिशा में। हाँ, हिरण भागते भागते पास में बने एक बहुत ही सुंदर आकर्षक से घर में घुस गया। घर? जंगल में? हाँ, अजीब था। राजकुमार भी पीछे पीछे अंदर गया, लेकिन अंदर न हिरण था, न खून का निशान। अरे, गायब? हाँ, हिरण की जगह एक बेहद खूबसूरत औरत बैठी थी और उसके सामने चौपड़ बिछा था। चौपड़? डाइस गेम? हाँ, उस औरत ने मुस्कुराकर राजकुमार का स्वागत किया और उसे चौपड़ खेलने के लिए कहा। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। राजकुमार थोड़ा हैरान था, शायद थोड़ा उस औरत की सुंदरता से प्रभावित भी था। खेलने बैठ गया। शर्त लगी। क्या शर्त थी? अगर राजकुमार हारेगा तो उसे अपना बाज देना होगा, अगर औरत हारी तो वो वैसा ही बाज देगी। ठीक है। खेल हुआ, राजकुमार हार गया। ओहो। औरत ने फौरन बाज लिया और पास में एक गड्ढा था, उसमें डालकर ढक्कन लगा दिया। राजकुमार को झटका लगा। गड्ढे में? ये क्या बात हुई? हाँ। फिर दूसरी बाजी लगी, इस बार कुत्ते पर। वही शर्त? हाँ, वही शर्त। नतीजा? राजकुमार फिर हार गया। नहीं, औरत ने कुत्ते को भी उसी गड्ढे में बंद कर दिया। राजकुमार अब थोड़ा परेशान हो गया था। जाहिर है, उसके साथ ही जा रहे थे। अब आई तीसरी बाजी, आखिरी बाजी। इस बार दांव पर खुद राजकुमार था। क्या? हाँ, शर्त थी, हारा तो औरत जो चाहेगी वो करेगी, जीता तो औरत उसके जैसा ही एक युवक देगी। ये कैसी शर्त है? पता नहीं क्यों, शायद हार की हताशा में या जीतने की धुन में राजकुमार मान गया, लेकिन किस्मत फिर दगा दे गई। राजकुमार तीसरी बाजी भी हार गया। अरे यार। बस, औरत उठी, राजकुमार को पकड़ा और उसे भी उसी गड्ढे में धकेल दिया और ऊपर से भारी ढक्कन लगा दिया। ओहो, तो ये औरत ये असल में कोई राक्षसी थी? बिल्कुल। हाँ, ये असल में एक रूप बदलने वाली राक्षसी थी जो इंसानों को अपने जाल में फंसाकर खा जाती थी। बाप रे। वो सुंदरता, वो घर, वो चौपड़, सब धोखा था, शिकार को फंसाने का तरीका। और ये चौपड़ का खेल, ये सिर्फ किस्मत का खेल में नहीं, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप भी है। धीरे धीरे दांव बढ़ाना, पहले जानवर फिर खुद हीरो, ये शिकार को बेबस करने का तरीका है। हाँ, सही कहा। ये छल कपट और मोहजाल, ये दक्षिण एशियाई लोक कथाओं में राक्षसी पात्रों का आम चित्रण है। बड़ा राजकुमार शायद अनुभवीन था या राक्षसी की चालाकी समझ नहीं पाया, फंस गया बेचारा। उधर महल में कई दिन बीत गए। एक सुबह छोटे राजकुमार ने देखा, आंगन में वो जो पेड़ था, हाँ, बड़े भाई वाला पेड़, वो मुरझाने लगा है, पत्तियां पीली पड़कर गिर रही हैं। उसका दिल बैठ गया। ओह,
मतलब भाई मुश्किल में है? हाँ, उसने फौरन राजा रानी को बताया। सब समझ गए कि बड़ा राजकुमार पक्का किसी बड़े खतरे में है। छोटे राजकुमार ने एक पल नहीं सोचा, तुरंत भाई की मदद के लिए निकलने का फैसला किया। अच्छा, ये भी जाएगा? हाँ, उसने भी आंगन में एक पेड़ लगाया अपने जीवन के प्रतीक के तौर पर, और फिर सबसे तेज घोड़ा लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। बिल्कुल, अपने भाई की तरह। रास्ते में ठीक उसी जगह उसे भी एक पिल्ला मिला। वही जगह? हाँ, पिल्ले ने कहा, अरे राजकुमार, तुम मेरे भाई को ले गए थे, अब मुझे भी ले चलो। अरे, उसने छोटे को बड़ा समझ लिया? हाँ, क्योंकि दोनों भाई दिखने में एक जैसे थे बिल्कुल। छोटा राजकुमार समझ गया कि भाई ने यहाँ से पिल्ला लिया था, उसने इसे भी साथ ले लिया। थोड़ा आगे उसे वही बांस का बच्चा मिला, उसने भी वही कहा। छोटे राजकुमार ने उसे भी साथ ले लिया। ये कहानी की सिमेट्री, ये संरचना बहुत इंटरेस्टिंग है। छोटा भाई अनजाने में ही सही बड़े भाई के नक्शे कदम पर चल रहा है। हाँ, वही सहायक जानवर मिल रहे हैं। ये शायद किस्मत का इशारा है। ये दोहराव कहानी में एक लय लाता है और वो वफादारी और बंधन वाले थीम को और मजबूत करता है। सही है। ऐसा लगता है जैसे छोटा भाई भी उसी परीक्षा की ओर जा रहा है, पर शायद इस बार नतीजा अलग हो। छोटा राजकुमार आखिरकार भिक्षुक की कुटिया पहुंचा। भिक्षुक ने उसे देखा और शायद उसे भी बड़ा राजकुमार ही समझा। हाँ, हो सकता है। और बड़ी लापरवाही से बोला, मैंने तुम्हारे भाई को मना किया था उत्तर जाने से। लगता है वहीं गया और उस राक्षसी के चक्कर में फंस गया। अब उसका बचना मुश्किल है, हो सकता है मर भी गया हो। अरे, कितनी आसानी से कह दिया, जैसे कोई फिक्री नहीं। हाँ, उसकी बातों में चिंता कम और एक अजीब सी संतुष्टि ज्यादा थी। दाल में कुछ काला है। छोटा राजकुमार ये सुनते ही अलर्ट हो गया। उसने ज्यादा बात नहीं की और तुरंत उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। समझ गया कि मामला गड़बड़ है। हाँ, जल्द ही उसे भी एक हिरण दिखा। उसने तीर मारा। घायल हिरण उसी सुंदर घर में भागा। राजकुमार पीछे पीछे अंदर गया। वही घर, वही औरत चौपड़ बिछाए बैठी थी। छोटा राजकुमार तुरंत समझ गया, यही है वो राक्षसी, इसी के पास है मेरा भाई। अब देखते हैं ये क्या करता है। औरत ने इसे भी चौपड़ खेलने को कहा। छोटा राजकुमार तैयार हो गया। अरे, ये भी खेलेगा? हाँ, शर्तें भी वही रखीं, लेकिन इस बार खेल का नजारा कुछ और था। अच्छा, कैसे? छोटा राजकुमार ज्यादा सावधान था, ज्यादा फोकस्ड। पहली बाजी और छोटा राजकुमार जीत गया। क्या बात है। उसने फौरन अपना बाज वापस मांगा। राक्षसी को हार माननी पड़ी। गड्ढे से बाज निकाला। दोनों बाज मिलकर खुश हो गए। बहुत बढ़िया। दूसरी बाजी कुत्ते पर। छोटा राजकुमार फिर जीत गया। कमाल है। पिल्ला वापस मिला। दोनों पिल्ले भी खुश। वाह। अब आई तीसरी मेन बाजी राजकुमार पर। और छोटा राजकुमार ये बाजी भी जीत गया। अरे वाह, तीनों बाजियां जीत लीं। हाँ। अब शर्त के हिसाब से राक्षसी को राजकुमार जैसा ही एक युवक देना था। अब कहाँ से लाएगी वो? वही तो। राक्षसी घबरा गई, बहाने बनाने लगी, कहां से लाऊं तुम्हारे जैसा युवक। लेकिन छोटा राजकुमार अड़ गया। शर्त तो शर्त है। बिल्कुल। आखिरकार हार मानकर राक्षसी को गड्ढे का ढक्कन खोलना पड़ा और उसमें से बड़े राजकुमार को बाहर निकालना पड़ा। निकल आया बड़ा भाई। हाँ, दोनों भाई मिले सालों बाद, गले लगे, आंखों में आंसू थे। तो इस बार नतीजा बिल्कुल पलट गया। क्यों? क्या ये सिर्फ छोटे भाई की किस्मत थी या वो ज्यादा चालाक था? शायद दोनों बातें। हाँ, कहानी यही दिखाती है कि एक जैसी परिस्थितियों में भी अलग नतीजे आ सकते हैं। हो सकता है छोटा भाई ज्यादा अलर्ट था, उसने राक्षसी के मोह में फंसने के बजाय खेल पर ध्यान दिया। या शायद बड़े भाई के साथ जो हुआ, वो पेड़ का मुरझाना, उसने उसे पहले से सचेत कर दिया था। हाँ, ये भी हो सकता है। ये दिखाता है कि सिर्फ हिम्मत काफी नहीं, दिमाग, स्ट्रैटेजी और शायद थोड़ी किस्मत भी चाहिए। राक्षसी की ताकत धोखे पर थी। जब धोखा नहीं चला तो वो हार गए। बिल्कुल। अपनी जान खतरे में देख राक्षसी ने अब दया की भीख मांगी और बदले में एक भयानक राज खोलने का वादा किया। क्या राज? उसने बताया, जिसे तुम भिक्षुक समझ रहे हो वो असल में ढोंगी है। वो देवी काली का उपासक है, पर गलत तरीके से। मतलब? वो उन तांत्रिकों में से है जो इंसानी बलि देकर सिद्धि या संपूर्णता पाना चाहते हैं। क्या? बलि देकर? हाँ, पास के जंगल में एक गुप्त काली मंदिर है। वहां वो पहले ही 6 लोगों की बलि दे चुका है। उनकी खोपड़ियां मंदिर के आलों में रखी हैं। बाप रे, 6 लोग? उसे सिद्धि पाने के लिए 7 बलियों की जरूरत है और तुम्हारा बड़ा भाई वही उसकी 7वीं बलि बनने वाला है। 7वीं बलि? ये 7 का अंग
ये कई संस्कृतियों में मिथकों में महत्वपूर्ण होता है। हाँ, अक्सर पूर्णता या किसी चक्र के पूरा होने का प्रतीक। कहानी में ये तांत्रिक साधना और इंसानी बलि का जिक्र ये कहानी को काफी डरावना बना देता है। तो हाँ, पर ये जरूरी है कि इसे कहानी का एक तत्व ही समझें, किसी असली धार्मिक प्रथा का प्रामाणिक चित्रण नहीं। ये भिक्षुक की दुष्टता दिखाता है, संपूर्णता के लिए किसी भी हद तक जाना। सही कहा। राक्षसी ने उन्हें यकीन दिलाने के लिए कहा कि जाके खुद मंदिर में देख लो। अच्छा। दोनों भाई फौरन उस मंदिर की ओर भागे। मंदिर वाकई बड़ा भयानक, वीरान जगह पर था। बड़ा राजकुमार डरते डरते अंदर घुसा। तालों में रखी वो 6 इंसानी खोपड़ियां अचानक जोर से डरावनी हंसी। अरे! राजकुमार डर गया, पर हिम्मत करके पूछा, तुम सब क्यों हंस रही हो? हाँ, क्या जवाब मिला? खोपड़ियों ने कहा, हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि हमारी गिनती बढ़ने वाली है। तुम हमारे साथवें साथी बनोगे। ओहो! लेकिन उनमें से एक खोपड़ी, शायद कोई बुद्धिमान व्यक्ति रहा होगा पहले, वो बोली, डरो मत। कुछ दिन में वो पाखंडी भिक्षुक तुम्हें यहीं बलि चढ़ाएगा, लेकिन तुम्हारे बचने का एक तरीका है। तरीका? क्या तरीका? और अगर तुम बच गए तो हम सब भी फिर से जिंदा हो जाएंगे। अच्छा, तो उनके लिए भी उम्मीद थी। हाँ। राजकुमार ने पूछा, बताइए क्या तरीका है? खोपड़ी ने समझाया, जब भिक्षुक तुम्हें पूजा के बाद माँ काली की मूर्ति के सामने झुककर प्रणाम करने को कहे, हाँ? तो तुम कहना, मैं राजकुमार हूं, मैंने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, मुझे नहीं पता प्रणाम कैसे करते हैं, आप ही करके दिखा दीजिए। अच्छा, ट्रिक। हाँ, जब वो तुम्हें दिखाने के लिए झुके, उसी पल तलवार से एक बार में उसका सिर काट देना। वाह! यही उसकी सिद्धि भंग करने और हम सबको बचाने का एकमात्र उपाय है। कमाल है। मतलब बुराई का अंत, बुराई के ही हथियार धोखे से करने की सलाह। हाँ, यहाँ ताकत से ज्यादा बुद्धि काम आ रही है। और ये भी कितना दिलचस्प है कि मदद उन्हीं से आ रही है जिन्हें भिक्षुक ने मारा था। एक तरह का पोएटिक जस्टिस है ये। सही कहा, काव्यात्मक न्याय। मरने वाले ही मारने वाले के अंत का रास्ता बता रहे हैं, जैसे को तैसा, पर अच्छे काम के लिए। राजकुमार ने खोपड़ियों को धन्यवाद दिया। वो और छोटा भाई चुपचाप कुटिया लौट आए और ऐसे रहने लगे जैसे कुछ पता ही ना हो। इंतजार करने लगे। कुछ दिन बीते और जैसा खोपड़ियों ने कहा था, भिक्षुक का अनुष्ठान पूरा होने का समय आ गया। अगले दिन सुबह भिक्षुक बड़े राजकुमार को लेकर उसी काली मंदिर गया। छोटा भाई नहीं गया? वो जाना चाहता था, पर भिक्षुक ने उसे बाहर ही रोक दिया। अच्छा। मंदिर के अंदर भिक्षुक ने कुछ पूजा पाठ किया, फिर बड़े राजकुमार से कहा, देवी माँ को प्रणाम करो। आ गया वो पल। राजकुमार ने मन में खोपड़ी की बात याद की और शांत होकर बोला, हे गुरुवर, मैं राजकुमार हूं, मैंने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, मुझे नहीं पता ये कैसे करते हैं, कृपा करके आप मुझे विधि दिखाएं। बिल्कुल वही कहा जो सिखाया गया था। हाँ। भिक्षुक, जो शायद अपनी सिद्धि के नशे में था या राजकुमार की बात उसे सही लगी, हाँ, हो सकता है, उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं, देखो ऐसे करते हैं प्रणाम। और ये कहकर जैसे ही वो देवी के सामने सिर झुकाने के लिए नीचे हुआ, तभी राजकुमार ने बिजली की फुर्ती से अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में भिक्षुक का सिर धड़ से अलग कर दिया। हो गया काम। उसी पल मंदिर के आलों में रखी वो 6 खोपड़ियां फिर से जोर जोर से हंसी। इस बार खुशी से। हाँ, इस बार उनकी हंसी में डर नहीं, आजादी थी, खुशी थी। और कहते हैं, देवी काली खुद राजकुमार के इस काम से इतनी खुश हुई, हाँ, तो उन्होंने राजकुमार को वही संपूर्णता, वही सिद्धि दे दी जिसे पाने के लिए भिक्षुक ने इतने पाप किए थे। अरे, संपूर्णता राजकुमार को मिल गई। हाँ, और चमत्कार यहीं नहीं रुका। उसी पल वो 6 खोपड़ियां अपने अपने धड़ों से जुड़ गईं और वो सब लोग फिर से जिंदा हो गए। वाह, क्या अंत है। हाँ, दोनों राजकुमार उन 6 लोगों के साथ खुशी खुशी अपने राज्य लौट गए। गजब कहानी है। तो इस कहानी से हमने क्या क्या सीखा? मतलब बहुत कुछ है इसमें। हाँ, कई परतें हैं। एक तो ये कि वादे चाहे कितने पुराने हों, उनका वजन होता है। बिल्कुल। दूसरा, भाइयों का वो निस्वार्थ प्रेम और त्याग। हाँ। तीसरा, वो मना किए गए रास्ते, उन पर जाने के खतरे। वर्जित राहों का आकर्षण और अंजाम। और चौथा, शायद सबसे जरूरी, कि मुश्किल हालात में भी चतुराई, सूझबूझ, हाँ, दिमाग का सही इस्तेमाल, वो क्रूर ताकत या बुरी नियत पर भारी पड़ सकता है। बिल्कुल सही। और ये कहानी लोक कथाओं के सारे महत्वपूर्ण तत्व समेटे हुए हैं। वो जादुई समझौता, हाँ, मदद करने वाले जानवर, धोखेबाज राक्षसी, हीरो की परीक्षाएं, वो पेड़ जैसा प्रतीक,
सब कुछ है तो। और वो राक्षसी का छल, काली पूजा या तांत्रिक सिद्धि का जिक्र, ये इसे एक खास भारतीय रंग देता है। पर हाँ, इसे कहानी के रोमांचक तत्व की तरह ही देखना चाहिए, किसी वास्तविक प्रथा के सटीक वर्णन की तरह नहीं। सही। और आखिर में वो संपूर्णता वाली बात। हाँ, वो सोचने वाली बात है। भिक्षुक ने जिसे पाने के लिए इतनी जानें लीं, वो चीज राजकुमार को मिल गई, वो भी भिक्षुक को मारकर। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या ऐसी संपूर्णता जो किसी और की मौत से मिली हो, भले ही वो बुरा था, क्या वो नैतिक रूप से सही है? क्या वो वाकई संपूर्ण है? क्या लक्ष्य को पाने का तरीका उस लक्ष्य के मायने नहीं बदल देता? हाँ, बिल्कुल यही सवाल। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सबके लिए अलग हो। इसे हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं, विचार करने के लिए।